कहा जाता है जब इंसान ने प्यार की सबसे बड़ी निशानी बनाने की सोची तो ताजमहल जन्मा। एक ऐसी रचना जिसमें संगमरमर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एहसासों की परतों में ढली एक अमर कहानी है। मगर क्या वो कहानी जो हमने पीढ़ियों से सुनी है पूरी सच्चाई बताती है, या फिर ताजमहल की दीवारों में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे वक्त ने खुद दफना दिया। कई लोग मानते हैं कि इस स्मारक के नीचे 22 ऐसे कमरे हैं जिनके दरवाजे सदियों से बंद हैं। कहा जाता है वहाँ शायद कोई पुराना मंदिर था या फिर कोई ऐसा रहस्य जो इंसानी समझ के पार है। हर दीवार मानो फुसफुसाती हो, मेरे अंदर जो है वो दिखाया नहीं गया। फिल्म हमें ले जाती है साल 1959 में, जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम ताजमहल के नीचे मरम्मत का काम कर रही होती है। उन्हीं 22 बंद कमरों में से एक की दीवार की ईंट ढीली पड़ जाती है। अंदर झांकते ही ऑफिसर मिस्टर राव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो आज तक किसी को नहीं बताया गया। सीन बदलता है 2023 में, जहां विष्णुदास नाम का एक बुजुर्ग गाइड ताजमहल के बाहर अपनी आवाज में इतिहास सुनाता है। 30 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके अल्फाजों में आज भी वही सच्चाई, वही लगन झलकती है। उसका बेटा अविनाश भी उसी रास्ते पर है और उसके पिता महेंद्र दास भी वही काम करते थे। 3 पीढ़ियां एक ही मकसद से जुड़ी हुईं, ताजमहल को समझना, उसे सहेजना। विष्णुदास के पास ज्ञान तो है ही, साथ में ईमानदारी भी। वो पर्यटकों से सिर्फ 300 रुपए लेता है, चाहे कोई 1000 देने को तैयार हो। उसे पैसों से ज्यादा अपने पेशे की गरिमा प्यारी है। लेकिन अविनाश को ये आइडियलिज्म अखड़ता है। पापा, ये दौर ईमानदारी से नहीं चलता। वो सोचता है शायद सच्चाई से पेट नहीं भरा जा सकता। इसी बीच गाइड्स एसोसिएशन के इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है। विष्णुदास भी अपना नाम फाइल करता है। मौजूदा अध्यक्ष उस्मान को डर है, अगर ये बुजुर्ग खेल में उतर गया तो जीत उसी की होगी, क्योंकि विष्णुदास का अतीत बेदाग है और हर गाइड उसे भरोसे की मिसाल मानता है। उस्मान उसे मिलने आता है। विष्णुदास, तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं, बस उन लोगों के लिए खड़ा हूँ जिनकी आवाज़ अब तक किसी ने नहीं सुनी। सालों से वो कहता आया है कि गाइड्स की सुरक्षा और सम्मान पर ध्यान दिया जाए, पर किसी ने कभी सुना नहीं। तभी कहानी में एंट्री होती है महिमा की, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो ताजमहल के अनकहे सच पर रिसर्च कर रही है। वो विष्णुदास का इंटरव्यू लेने आती है और पूछती है, क्या ये सच है कि 1980 के आसपास आपके पिता ने उन 22 कमरों को खुलवाने की मांग की थी और सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी? विष्णुदास शांत होकर कहता है, सुना है, हाँ, लेकिन वहाँ किसी को जाने नहीं दिया गया। शायद इसलिए नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वहाँ जो है उसे दिखाना मुमकिन नहीं। धीरे धीरे कहानी विष्णुदास के अतीत में जाती है। पता चलता है कि उसके पिता महेंद्र दास भी ताजमहल के राज को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो उन 22 बंद कमरों पर रिसर्च कर रहे थे, पर जब सच के करीब पहुंचे तब उन्हें धमकियां मिलने लगीं। राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी जान दे दी। इन यादों को सोचकर विष्णुदास के अंदर कुछ टूट जाता है। वो सोचता है, आखिर पिताजी किस सच के पीछे थे? क्या उन्होंने कुछ ऐसा जान लिया था जो दुनिया से छुपाया गया था? अब उसका दिल भी उसी राज की तरफ खींचने लगता है। एक शाम दोस्तों के बीच हल्की मस्ती चल रही होती है, तब विष्णुदास बोल पड़ता है, हो सकता है ताजमहल वैसे ना हो जैसे हम सोचते हैं। अगर ये किसी पुराने मंदिर की जगह बना हो तो क्या हमें सच नहीं पता करना चाहिए? एक दोस्त गुस्सा हो जाता है, जिस जगह से रोजी मिलती है उसी पर सवाल। विष्णुदास शांत पर गहरी आवाज में कहता है, सवाल उठाना गुनाह नहीं, सच की तलाश है। कभी किसी मकबरे पर कलश या आम के पत्ते देखे हैं? ये तो मंदिरों के प्रतीक होते हैं। अगर ताज सच में सिर्फ मकबरा है तो सच बोलने में डर क्यों? बात बढ़ जाती है। किसी ने उनकी ये बात रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो वायरल होता है और विष्णुदास के खिलाफ नारा लगने लगते हैं। उन्हें देशद्रोही कहा जाता है और गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उस्मान उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। लोग उनका चेहरा काला कर देते हैं और बेटा अविनाश भी स्कूल से निकाला जाता है। अब विष्णुदास समझ गया था, या तो सच सामने आएगा या उसका अंजाम भी पिता जैसा होगा। वो लॉयर शशिकांत के पास जाता है, मुझे ताजमहल पर PIL दाखिल करनी है। शशिकांत कहता है, बहुत लोग ट्राई कर चुके, सब सबूतों की कमी में केस रिजेक्ट हुआ।
विष्णुदास अपने पिता के पुराने पेपर्स और कुछ फोटोज दिखाता है। ये सब मेरे पास है, अगर सच दबा है तो उसे उजागर करना मेरा फर्ज है। लेकिन उस रात एक वार्निंग मिलती है। शशिकांत का डॉग मरा हुआ मिलता है, साथ में नोट, केस छोड़ो वरना अगला नंबर तुम्हारा। डर के मारे लॉयर पीछे हट जाता है, पर विष्णुदास अब रुकने वाला नहीं था। अगर कोई नहीं लड़ेगा तो मैं खुद कोर्ट में खड़ा हूँ। कोर्ट के बाहर लोग चिल्ला रहे होते हैं। अंदर कोर्ट रूम में उसके सामने होता है राशिद खान, गवर्नमेंट का लॉयर। विष्णुदास सीधा सवाल पूछता है, सबूत कहाँ है कि ताजमहल सच में शाहजहां ने बनवाया था? अगर सब कुछ इतिहास में लिखा गया है तो उन 22 रूम्स के ताले अब तक बंद क्यों हैं? वो कुछ तस्वीरें दिखाता है, ताज के अंदर किचन और गेस्ट रूम के निशान। बताओ, क्या किसी मकबरे में ये सब होता है? फिर एक फोटो में कलश और आम के पत्ते दिखाकर कहता है, ये सब तो वैदिक प्रतीक है, मकबरे के नहीं। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज फाइल बंद करता है और बोलता है, ये पीआईएल स्वीकार की जाती है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और एजुकेशन बोर्ड सब रिकॉर्ड्स लेकर आए। विष्णुदास की आंखों में चमक थी। पहली बार लगा शायद अब सच के दरवाजे सच में खुलने वाले हैं। तो फाइनली विष्णुदास की पीआईएल एक्सेप्ट हो जाती है, जो एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि पहली बार किसी ने ताजमहल के असल सच पर सवाल उठाया था। अगली हेयरिंग में कोर्ट में एजुकेशन बोर्ड की ऑफिसर कल्पना को बुलाया जाता है। राशिद खान उससे पूछता है, स्कूल बुक्स में मुगल हिस्ट्री किस बेस पर लिखी जाती है? विष्णुदास अपनी बारी में एक सीधा सवाल उठाते हैं, जितनी डिटेल मुगल राजाओं के लिए लिखी गई है उतनी डिटेल्स हमारे हिंदू किंग्स के लिए क्यों नहीं? जब गोडसे तक के चैप्टर्स लिखे जाते हैं तो हमारे पूर्वजों के नाम क्यों मिटा दिए गए? क्या उन्होंने पाप किया था? कोर्ट रूम में एक पल के लिए साइलेंस छा जाता है। इसके बाद एक पैरेलल सीन में अविनाश के स्कूल का प्रिंसिपल उसे बुलाता है। आपका बेटा कह रहा है ताजमहल एक मंदिर है। स्कूल में हमें वही पढ़ाना होता है जो सिलेबस में लिखा है, वरना उसे सस्पेंड करना पड़ेगा। विष्णुदास के लिए लड़ाई अब पर्सनल भी बन चुकी थी। नेक्स्ट हियरिंग में राशिद खान अपना विटनेस हबीब को लाता है। हबीब कहता है, शाहजहां और मुमताज चेस खेल रहे थे जब मुमताज के पेट से बच्चे की आवाज आई। वो उनका 14वां चाइल्ड था। शाहजहां समझ गया मुमताज बच नहीं पाएगी। मुमताज ने मौत से पहले 2 अरमान रखे, एक तो दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा और दूसरा कि शाहजहां दोबारा शादी ना करे। और उसके बाद ताजमहल का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। लेकिन विष्णुदास के पास अपनी कहानी थी। वो कहते हैं, जिस जमीन पर ताजमहल बना वो राजा मान सिंह की थी। उस जगह पर पहले से एक महल था जिसे शाहजहां ने जय सिंह से ले लिया। अब सवाल था, शाहजहां ने एक नया मॉन्यूमेंट बनवाया या पुराने महल को रेनोवेट किया? राशिद खान कॉन्फिडेंटली बोलता है, ये मॉन्यूमेंट फाउंडेशन से बना था। और एक फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर का नाम लेता है, जो अपनी किताब ट्रैवल्स इन इंडिया में लिखता है कि उसने ताजमहल बनता देखा। पर विष्णुदास तुरंत काउंटर करते हैं, टैवर्नियर इंडिया 1640 में आया, जब ताजमहल का काम 1632 में स्टार्ट हो चुका था। और जब वो 1665 में लौट के आया तब कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका था। तो उसने क्या वीडियो कॉल पर देखा था काम? कोर्ट में हल्की सी हंसी गूंज उठती है। लेकिन विष्णुदास के सच के साथ उसके घर पर बोझ बढ़ने लगता है। उसके बेटे को स्कूल में मारा जाता है, बेटी को धमकी मिलती है और लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। पर विष्णुदास के अंदर सिर्फ एक जज्बा बचा था, मैं इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। अगली हियरिंग में आर्कियोलॉजिस्ट टेस्टिफाई करता है, ताजमहल का डिजाइन ऑक्टेगोनल प्लान पर बेस्ड था, जो मुगल एरा की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल इनोवेशन थी। कोर्ट रूम में टेंशन बढ़ता जाता है। सच क्या है? इतिहास झूठ बोल रहा है या विष्णुदास सही है? इससे पहले कोई भी इस एविडेंस का यूज नहीं करता था, लेकिन विष्णुदास बताते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर्स का यूज पहले से होता आ रहा है। कई पुराने हिंदू मंदिरों में आज भी ऑक्टेगोनल प्लान का पैटर्न मिलता है, जिन्हें 1100 एडी के आसपास बनाया गया था, यानी ताजमहल के 400 से 500 साल पहले। राशिद खान फिर और एविडेंस लाते हैं, शाहजहां के ओरिजिनल फरमान जो उन्होंने बीकानेर के आर्काइव से निकाले। पहला फरमान 21 जनवरी 1632 का था, जिसमें लिखा था कि मार्बल ले जाने वाले मजदूरों को रोका ना जाए। ऐसे ही ऑर्डर 1634 और 1637 में भी दिए गए। मतलब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में ही शुरू हुआ था और ये ऑर्डर्स जयसिंह के लिए थे, जिन्होंने कभी विरोध नहीं किया। अब विष्णुदास को ये सब स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए था। रात में एडवोकेट शशिकांत उन्हें एक बुजुर्ग से मिलाते हैं, मिस्टर राव, जिन्होंने 1959 में ताजमहल के चेंबर्स अंदर से देखे थे।
राव कहते हैं वो गवाही देंगे, लेकिन उस्मान भाई के लोग उन्हें धमका देते हैं और राव कोर्ट आने से मना कर देते हैं। फिर भी विष्णुदास रुकते नहीं। कोर्ट में वो बताते हैं कि उन्होंने राशिद के फरमानों को ध्यान से पढ़ा, लेकिन उनमें कहीं भी ताजमहल का जिक्र नहीं था। मार्बल और मजदूर दूसरे मकबरों के रेनोवेशन के लिए बुलाए गए थे। राशिद खान जवाब देते हैं कि शाहजहां सेक्युलर और गोल्डन एरा का एम्परर था, पर विष्णुदास कहते हैं गोल्डन एरा नहीं, बल्कि उसके दौरान बीमारी, भुखमरी और गरीबी थी। कुछ रिकॉर्ड्स तो ये भी दिखाते हैं कि ताजमहल के लिए चंदा तक लिया गया था। 1981 में पीटर विलियम्स ने ताजमहल के गेट के एक वुडन पीस की कार्बन डेटिंग की थी। वो वुड ताजमहल के 300 साल पुरानी निकली, लेकिन क्योंकि टेस्ट इलीगल था, रिकॉर्ड में इंक्लूड नहीं हुआ। विष्णुदास प्रूफ लाते हैं। पीटर की वाइफ सैंड्रा कंफर्म करती हैं कि वो भी वहां थी जब सैंपल लिया गया था। वो कहती हैं कि एक और विटनेस योगेश भट्ट अभी इंडिया में है। विष्णुदास देहरादून जाकर योगेश भट्ट से मिलते हैं, पर उस्मान खान के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। कोर्ट हियरिंग के दिन विष्णुदास सब रिवील कर देते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया था। जिसे किडनैप किया गया था वो फेक योगेश था। असली योगेश उनके साथ सेफ था। जब योगेश गवाही देता है, वो कहता है 1980 में हम ताजमहल के अंदर गए थे। 22 के 22 रूम्स ब्रिक से बंद थे। पीटर विलियम्स ने वहां से एक वुडन पीस निकाला था और उसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो 1359 एडी का था। मिस्टर राव ने उन रूम्स में अष्टवसु की मूर्ति भी देखी थी, लेकिन उन्हें चुप रहने को बोला गया था। फिर राशिद खान पूछते हैं, हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? योगेश कहता है, सैंड्रा विलियम्स पीटर की बेटी भी वहां थी, आप चाहें तो उससे कंफर्म कर सकते हैं। फिर राशिद अपना फाइनल स्टेटमेंट देते हैं, अगर ताजमहल को टेम्पल प्रूव कर दिया गया तो सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा, लोगों के रोजगार खत्म हो जाएंगे और धर्म विवाद बढ़ेंगे। ताजमहल सिंबल ऑफ लव है, उसकी इमेज खराब होने से देश की छवि पे असर पड़ेगा। विष्णुदास कामली जवाब देते हैं, ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है। अगर सच बाहर भी आ जाए तो भी उसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होगी। झूठ के कोहरे को हटा दो, सच सामने आएगा तो ताज और भी ज्यादा चमकेगा। वो आगे कहते हैं, मेरे पूर्वज ताजमहल में गाइड थे, मुझे पता है लोगों का जीवन इससे जुड़ा है, लेकिन सच से मुंह मोड़ना सिर्फ धंधा नहीं, अपने इतिहास से धोखा है। फिर वो याद दिलाते हैं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा जला दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया और बाद में लेफ्टिस्ट लोगों ने एक नया नैरेटिव लिख दिया। ब्रिटिश राज के अत्याचार पढ़ाए गए, पर मुगल के मंदिर तोड़ने की कहानियों का कहीं जिक्र नहीं। वो कहते हैं, शाहजहां को सेक्युलर बोला गया, लेकिन उसने सिर्फ बनारस में 76 मंदिर तोड़ दिए। और आज भी कुछ लोग रामायण और महाभारत को मिथ कहते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने खुद के सबूत से चुप कर दिया। अब वक्त आ गया है सच बोलने का, वरना हमारा एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन बन जाएगा, विष्णुदास कहते हैं। कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है। इतिहास में कई गलतियां हुई हैं जिन्हें सुधारना जरूरी है। एजुकेशन बोर्ड सिलेबस में टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स का सच इंक्लूड करे ताकि बच्चे अपने हेरिटेज को समझ सके। ताजमहल पर फैसला फिलहाल रिजर्व रखा जाता है। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, एक अनआंसर्ड ट्रूथ और एक खुला सवाल छोड़कर।